जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वीडियो। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार की कृषि से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग बिहार की सिंचाई के साधन से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार की कृषि पर आधारित कृषि है। तो किस पे आधारित कृषि है? तो बिहार की कृषि मानसून पर आधारित कृषि है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषता है? निम्न में से कौन मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषता है? तो कौन है? तो समय से आगमन, अनिश्चितता, असमान वितरण, ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना मिलीमीटर होती है? बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना मिलीमीटर होती है? तो कितना मिलीमीटर होती है? तो 1009 मिलीमीटर होती है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग कितना प्रतिशत वर्षा बिहार को जून सितंबर तक प्राप्त हो जाता है? तो कितना प्रतिशत हो जाता है? तो 85% हो जाता है। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौसम होने के कारण राज्य में फसलों एवं अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मौसम होने के कारण, कौन सा मौसम होने के कारण? तो शुष्क मौसम होने के कारण, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। शुष्क मौसम होने के कारण राज्य में फसलों एवं अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन कृषि के आगत हैं? निम्न में से कौन कृषि के आगत हैं? तो उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग, ये तीनों जो है वो कृषि के आगत हैं। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में सिंचाई की कुल अनुमानित क्षमता लाख हेक्टेयर है। तो कितने लाख हेक्टेयर है? तो बिहार में सिंचाई की कुल अनुमानित क्षमता 117 लाख हेक्टेयर है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, राज्य में कितने लाख हेक्टेयर भूमि बृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता के अंतर्गत आता है? राज्य में कितने लाख हेक्टेयर भूमि बृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता के अंतर्गत आता है? तो कितने लाख हेक्टेयर भूमि आता है? तो 53, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में लघु सिंचाई क्षमता के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि है? बिहार में लघु सिंचाई क्षमता के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि है? तो 64 लाख हेक्टेयर। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्तमान में कितने लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता राज्य में विकसित है? वर्तमान में कितने लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता राज्य में विकसित है? तो कितने लाख हेक्टेयर की विकसित है? तो 67.46 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता राज्य में विकसित है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, राज्य में कुल अनुमानित सिंचाई क्षमता का कितने लाख हेक्टेयर भूमि विकसित हुआ है? राज्य में कुल अनुमानित सिंचाई क्षमता का कितने लाख हेक्टेयर भूमि विकसित हुआ है? तो 57.4 लाख हेक्टेयर भूमि विकसित हुआ है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में अनुमानित कुल सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत भाग विकसित हुआ है? तो कितना प्रतिशत भाग विकसित हुआ है? तो 49%, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य सरकार ने 2017 से 22 की अवधि में कितने लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की योजना बनाई है? तो कितने लाख हेक्टेयर? तो 59.51 लाख हेक्टेयर। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में लघु सिंचाई की अनुमानित क्षमता में से कितने लाख हेक्टेयर भूजल सिंचाई क्षमता है?
तो कितने लाख हेक्टेयर है? तो 15.44 लाख हेक्टेयर है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य की कुल अनुमानित लघु सिंचाई क्षमता में से कितने लाख हेक्टेयर भूजल सिंचाई क्षमता है? तो कितने लाख हेक्टेयर है? तो 48.57 लाख हेक्टेयर है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार में सिंचाई के साधन है? निम्न में से कौन बिहार में सिंचाई के साधन है? तो कौन से है? तो नलकूप है, नहर है, कुआं है, ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन विशेषकर दक्षिण बिहार के मैदानी भाग में सिंचाई के अन्य साधन है? निम्न में से कौन विशेषकर दक्षिण बिहार में मैदानी भाग में सिंचाई के अन्य साधन है? तो कौन है? तो आहर है और पईन है, ये दोनों है। आहर है और पईन है, ये दोनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2009-10 में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत नहर से होता है? 2009-10 में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत नहर से होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो 28.41%। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2009-10 में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत नलकूप से होता है? तो कितना प्रतिशत नलकूप से होता है? तो 53.46%। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार का प्रमुख सिंचाई का साधन है? निम्न में से कौन बिहार का प्रमुख सिंचाई का साधन है? तो कौन है? तो नहर है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में प्रमुख नहरें एवं इसकी उपशाखाएं हैं। तो कितनी है? तो 11 है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बिहार में 11 प्रमुख नहरें एवं इसकी उपशाखाएं हैं। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नहरें जो वर्ष भर जल भंडारण रखती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? नित्यवाही कहलाती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार की अधिकांश नहरें नित्यवाही नहरें हैं जो या तो सीधे नदियों से या उन पर बने बांध के कृत्रिम जलाशयों से निकाली गई है। तो उत्तरी बिहार की, यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। उत्तरी बिहार की अधिकांश नहरें नित्यवाही नहरें हैं जो या तो सीधे नदियों से या उन पर बने बांध के कृत्रिम जलाशयों से निकाली गई है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन क्या है? तो बिहार में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन जो है वो नलकूप है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में नदी के मैदान की भौगोलिक बनावट पतालतोड़ कुआं की तरह है। तो बिहार में गंगा नदी के मैदान की भौगोलिक बनावट पतालतोड़ कुआं की तरह है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बिहार में गंगा नदी के मैदान की भौगोलिक बनावट पतालतोड़ कुआं की तरह है। सी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने से सिंचाई का तेजी से विस्तार हुआ है। तो राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने से नलकूप सिंचाई का तेजी से विस्तार हुआ है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के किस जिले में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है? राज्य के किस जिले में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो गोपालगंज जिले में। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस सिंचाई स्रोत से पानी निकालने के लिए ढेकुली और रहत का प्रयोग किया जाता है? तो कुआं से। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
राज्य के किस जिले में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई होती है? राज्य के किस जिले में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई होती है? तो सारण यानी छपरा, सिवान, गोपालगंज। राज्य के इन 3 जिलों में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई होती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में नलकूप द्वारा सबसे सिंचित जिला कौन है? राज्य में नलकूप द्वारा सबसे सिंचित जिला कौन है? तो सुपौल है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। सुपौल जो है वो राज्य में सबसे नलकूप द्वारा सिंचित जिला है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में नहर द्वारा सबसे सिंचित जिला कौन है? राज्य में नहर द्वारा सबसे सिंचित जिला कौन है? तो रोहतास जिला है। कौन सा जिला है? रोहतास। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में तालाब द्वारा सबसे सिंचित जिला कौन है? राज्य में तालाब द्वारा सबसे सिंचित जिला कौन है? तो कौन है? तो मधुबनी है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, राज्य में सबसे सिंचित जिला कौन है? राज्य में सबसे सिंचित जिला कौन है? तो कौन है? तो अरवल है। कौन सा है? अरवल है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन जिला 70% से अधिक सिंचित है? निम्न में से कौन जिला 70% से अधिक सिंचित है? तो कौन है? तो रोहतास है, बक्सर है, जमुई है। ये तीनों जिला है। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन जिला 50 से 70% तक सिंचित है? निम्न में से कौन सा जिला 50 से 70% तक सिंचित है? तो पटना है, गया है, औरंगाबाद है। ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जिला 50% से अधिक सिंचित है? तो सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। ये तीनों जिला है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अरवल जिला कितने प्रतिशत सिंचित है? अरवल जिला कितने प्रतिशत सिंचित है? तो 86.85%। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कोसी है, गंडक है, सोन है। ये तीनों है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कोसी परियोजना भारत एवं किस सरकार की संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना भारत एवं किस सरकार की संयुक्त परियोजना है? तो भारत एवं नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कोसी परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? कोसी परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 1955 में हुआ था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, कोसी परियोजना के लिए भारत नेपाल सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? कोसी परियोजना के लिए भारत नेपाल सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो 1963 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन कोसी परियोजना के निर्माण का उद्देश्य था? निम्न में से कौन कोसी परियोजना के निर्माण का उद्देश्य था? तो कौन था? तो बाढ़ नियंत्रण था, सिंचाई था, जल विद्युत उत्पादन था। ये तीनों था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन कोसी परियोजना के निर्माण का उद्देश्य था? निम्न में से कौन कोसी परियोजना के निर्माण का उद्देश्य था? तो मलेरिया उन्मूलन था, भूमि संरक्षण था। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कोसी नदी किस गार्ज के पास पर्वत काटकर मैदान में प्रवेश करती है? कोसी नदी किस गार्ज के पास पर्वत काटकर मैदान में प्रवेश करती है? तो चतरा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, कोसी नदी पर हनुमान नगर में कितना मीटर लंबा बांध बना है? कोसी नदी पर हनुमान नगर यानी नेपाल में कितना मीटर लंबा बांध बना है? तो 1140 मीटर लंबा बांध बना है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई जो है वो 44 किलोमीटर है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पूर्वी कोसी नहर प्रणाली की कितनी शाखाएं हैं? पूर्वी कोसी नहर प्रणाली की कितनी शाखाएं हैं? तो कितनी शाखाएं हैं? इसकी 4 शाखाएं हैं। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन पूर्वी कोसी नहर प्रणाली की शाखा है? निम्न में से कौन पूर्वी कोसी नहर प्रणाली की शाखा है? तो मुरलीगंज नहर है, जानकी नगर नहर है, पूर्णिया नहर है, ये तीनों है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, पूर्वी कोसी नहर प्रणाली से किस जिले में सिंचाई नहीं होती है? पूर्वी कोसी नहर प्रणाली से किस जिले में सिंचाई नहीं होती है? तो मधुबनी जिले में नहीं होती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पूर्वी कोसी नहर पर कटैया में कितने मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है? तो 20। पूर्वी कोसी नहर पर कटैया में 20 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूर्वी नहर प्रणाली से कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचित होती है? पूर्वी नहर प्रणाली से कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचित होती है? तो कितने लाख हेक्टेयर होती है? तो 5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली की कुल लंबाई कितनी है? पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली की कुल लंबाई कितनी है? तो 15 है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली से किन जिलों में सिंचाई होती है? तो किन जिलों में होती है? तो मधुबनी में होती है, दरभंगा में होती है, मुजफ्फरपुर में होती है। इन तीनों जिलों में होती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली से कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत सरकार के सहयोग से गंडक परियोजना बिहार एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो किस राज्य की है? चलिए देखते हैं। भारत सरकार के सहयोग से गंडक परियोजना बिहार एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, उत्तर प्रदेश की है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गंडक परियोजना हेतु भारत एवं नेपाल सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? गंडक परियोजना हेतु भारत एवं नेपाल सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो 1959 में हुआ था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बांध का निर्माण हुआ था? निम्न में से किस परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में बांध का निर्माण हुआ था? तो गंडक परियोजना के अंतर्गत। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गंडक परियोजना के अंतर्गत घाट नामक बांध का निर्माण किया गया। तो गंडक परियोजना के अंतर्गत त्रिवेणी घाट नामक बांध का निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग का त्रिवेणी घाट परियोजना का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका निर्माण? तो 1969 से 70 ईस्वी के बीच में हुआ था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का पूर्वी त्रिवेणी नहर का अन्य नाम क्या है? पूर्वी त्रिवेणी नहर का अन्य नाम क्या है? तो त्रिहुत नहर है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। पूर्वी त्रिवेणी नहर का अन्य नाम त्रिहुत नहर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का त्रिहुत नहर की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो कितना किलोमीटर है? तो 293 किलोमीटर है त्रिहुत नहर की कुल लंबाई। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का पूर्वी त्रिवेणी नहर प्रणाली से कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है? तो कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है? तो 6.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है पूर्वी त्रिवेणी नहर प्रणाली से। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का पूर्वी त्रिवेणी नहर प्रणाली से किस जिले में सिंचाई होती है? तो किस जिले में सिंचाई होती है? तो पूर्वी चंपारण में होती है, पश्चिमी चंपारण में होती है, वैशाली में होती है। इन तीनों जिलों में सिंचाई होती है पूर्वी त्रिवेणी नहर प्रणाली से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का पश्चिमी त्रिवेणी नहर प्रणाली की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? पश्चिमी त्रिवेणी नहर प्रणाली की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 200 किलोमीटर है कुल लंबाई इसकी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का पश्चिमी त्रिवेणी नहर को नहर भी कहा जाता है। तो पश्चिमी त्रिवेणी नहर को कौन सा नहर कहा जाता है? तो पश्चिमी त्रिवेणी नहर को सारण नहर भी कहा जाता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का पश्चिमी त्रिवेणी नहर प्रणाली से किन जिलों में सिंचाई होती है? पश्चिमी त्रिवेणी नहर प्रणाली से किन जिलों में सिंचाई होती है? तो सारण में होती है, सिवान में होती है, गोपालगंज में होती है। इन तीनों जिलों में सिंचाई होती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का पश्चिमी त्रिवेणी नहर प्रणाली से लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। तो कितने लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है? तो पश्चिमी त्रिवेणी नहर प्रणाली से 4.84 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का निम्न में से किस नहर पर सूरजपुरा में जल विद्युत केंद्र स्थापित है? निम्न में से किस नहर पर सूरजपुरा में जल विद्युत केंद्र स्थापित है? तो पश्चिमी नेपाल पे। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का पश्चिमी नेपाल नहर पर कितने मेगावाट क्षमता का जल विद्युत केंद्र स्थापित है? पश्चिमी नेपाल नहर पर कितने मेगावाट क्षमता का जल विद्युत केंद्र स्थापित है? तो 15। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का वाल्मीकि नगर में कितने मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है? वाल्मीकि नगर में कितने मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है? तो 15। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का निम्न में से कौन बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है? निम्न में से कौन बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है? तो कौन है? तो सोन परियोजना जो है वो प्रथम सिंचाई परियोजना है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का सोन परियोजना का निर्माण कब हुआ था? सोन परियोजना का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? 1874 में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का सोन परियोजना पर निर्मित बांध की लंबाई मीटर है। तो कितने किलोमीटर है? तो सोन परियोजना पर निर्मित बांध की लंबाई 3801 किलोमीटर है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का इंद्रपुरी में कब बैराज का निर्माण हुआ था? इंद्रपुरी में कब बैराज का निर्माण हुआ था? तो 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोग का, पूर्वी सोन नहर की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? पूर्वी सोन नहर की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 130 किलोमीटर है पूर्वी सोन नहर की कुल लंबाई। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूर्वी सोन नहर प्रणाली से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है? पूर्वी सोन नहर प्रणाली से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है? तो 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पूर्वी सोन नहर प्रणाली से किस जिले में सिंचाई होती है? पूर्वी सोन नहर प्रणाली से किस जिले में सिंचाई होती है? तो औरंगाबाद में होती है, गया में होती है, जहानाबाद में होती है। इन तीनों जिलों में सिंचाई होती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पश्चिमी सोन नहर के पास से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है ये? तो पश्चिमी सोन नहर डेहरी के पास से निकलती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पश्चिमी सोन नहर द्वारा लगभग कितने लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होती है? पश्चिमी सोन नहर द्वारा लगभग कितने लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होती है? तो पश्चिमी सोन नहर द्वारा लगभग 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की जाती है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पश्चिमी सोन नहर प्रणाली द्वारा किस जिले में सिंचाई होती है? पश्चिमी सोन नहर प्रणाली द्वारा किस जिले में सिंचाई होती है? तो रोहतास में होती है, कैमूर में होती है, बक्सर में होती है। इन तीनों जिलों में सिंचाई होती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सोन नहर प्रणाली पर डेहरी में कितने मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है? तो 6.6 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।